तो सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर सभी भाइयों को पहले मेरी तरफ से प्रणाम। आज का विषय हमारा रहेगा कि पति और पत्नी अर्थात इन दोनों की जो शादी के बाद में पत्नी के द्वारा पति का किसी बेरहमी से हत्या करना, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे 2025 में अंदर ये बहुत बड़ी संख्या में ये मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि आज हमारे देखा होगा चर्चित मामले में मेरठ का जो कातिल मुस्कान जो रही है, वो उसने अपने पति के द्वारा जो सौरभ था, जो कि एक मर्चेंट हमारे उसके अंदर नेवी के अंदर था, और उसने उसका घर एक परिवार एक संपन्न था, कोई कमी नहीं थी किसी भी तरीके के से। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर उसका मर्डर करने के बाद नीले ड्रम में डाल दिया गया। ऐसा ही दूसरा केस हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर जो सोनम है, जिसका नाम सोनम है, वो सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय में हमारे घूमने के उद्देश्य से लेकर गई और वहां पर उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ना जाने हर राज्य के अंदर ये इस प्रकार के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। जैसे एनसीआरबी यानी कि हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार यदि हम बात करें तो उसके अंदर हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि 785 पत्नियों ने अपने पति का 3 साल में मर्डर किया। और उसी आंकड़ों के अंदर हमारे भारत के अंदर ये आंकड़े जो हमारे जो सबसे ज्यादा चर्चित में रह रहे हैं और प्रचलित है, वो हमारे 5 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, और दूसरा राज्य हमारा बिहार, और तीसरा राज्य हमारा राजस्थान, और चौथा महाराष्ट्र, और 5वां मध्य प्रदेश। इनके अंदर यही हालातों को देखने को मिल रहा है। कभी प्रेमी के संग मर्डर करने का प्लान बनाया गया, कभी उसे जहर में देकर उसे मार दिया गया, उसके खाने में जहर मिला दिया गया, तो कभी उसे इस तरीके की प्रताड़ना दी गई। जैसे कि आज हम संविधान की बात करें, बीएनएस की धाराओं की बात करें, तो यहां पर उस बीएनएस की धाराओं में भी जो महिलाओं का जो इसके अंदर बहुत बड़ा उनका समर्थन किया, और यहां तक कि एलिमनी जो उन्हें निर्धारित राशि दी गई, उन्हें बताई गई, जो उनके पति के मेहनत करने के बाद जो कमा कर देता है, और वही उनके खिलाफ वो केस लड़ती है। सरकार, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनको इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे एक पुरुषों के समाज के लिए एक पुरुष आयोग बनाए, ताकि उनकी काउंसलिंग कराए, उनकी समस्या को समझे और वास्तविकता को देखें। जब थाने में एक एफआईआर लगने लग जाती है तो पुलिस उस पर उठाकर और उसके ऊपर पैसे का वसूली करना चालू कर लेती है। जब वो एक वकील के पास जाती है और वही पत्नी एक झूठे और लांछन जो अपराध बनाते हैं, तो उसको सलाह दी जाती है कि तुम एक काम करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाओ, 498 यानी दहेज एक्ट का जो आप केस डालिए। इस प्रकार के जो इस पे जो है ये क्रूरता वाले, जबकि उसकी हकीकत को देखने के लिए यहां तक उनकी सास और ससुर पर जो प्रताड़ना बुरी तरीके से करती है, यहां तक कि उन मां बाप को जो बुजुर्ग अवस्था में उनको खाने के लिए रोटियां तक नहीं देती, उनसे पूछा तक नहीं जाता। उनके पतियों का हाल जो दिन में कमा कर शाम को घर आता है, लेकिन उनके हालात पूछने की बजाय उनसे सिर्फ एक विरोध रहता है कि आपने मां बाप के साथ में क्या बातें कर रहे थे, आपने मां बाप के साथ क्यों साथ दे रहे थे। अरे जिस मां ने बाप ने हमें जन्म दिया, वो सृष्टि का हमारी निर्माता है, उनके हम कभी भी एहसानों को भुला नहीं सकते। और पत्नी ये चाहती है कि सिर्फ मेरे ही इशारे पर वो आए, मेरे जैसे चाहे वो काम करे, और उसकी सारी उम्मीदें आकांक्षाओं को पूरी करने, उनकी आशाओं पर भी काम करने के बावजूद भी वो पत्नी कब किस समय धोखा दे जाती है, इसका आज के युग में कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये किसी एक की घटना नहीं है। मैंने आपको अभी बताया, ये 2-3 आपको जो है जो मुद्दे बताए, चाहे वो कातिलाना आपकी मुस्कान जो कि मेरठ से, ये उत्तर प्रदेश से आया था, दूसरा आपका इंदौर से जो सोनम के द्वारा ये घटनाक्रम हुए। ऐसे ही घटनाक्रम देखते हैं जिसके अंदर अफसोस आता है, जहां पर ये 9, 10, 11, 12 और कॉलेज के बच्चों को भी ये समझना चाहिए, जितने बुद्धिजीवी हैं और जितने वकील हैं, उनसे सभी से अनुरोध इस बात पर है कि इस पर एक विचार करना चाहिए। जगह जगह धरने होने चाहिए, जगह जगह ज्ञापन होने चाहिए। ये बात सरकार तक, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उनको न्याय मिल सके। न जाने कितने सालों से कोर्ट में वो आज भी पेशी पर आते रहते हैं,
ये इंतजार करते हैं कब मुझे न्याय मिले, कब मुझे मेरी बच्चा मेरी कस्टडी में मिले। क्या यही हमारे देश का कानून होता रहा? इससे तो अच्छा है कि हमारे विदेश में होने वाले जो कानून की सजा जो तत्काल दी जाने वाले हैं, तो लोग उनको पसंद करने लगेंगे, देश छोड़कर जाने लगेंगे। ये हालात सदी हमारी सरकार ये इन चीजों को समझेगी नहीं, तो इन हालातों को तो उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज की जो महिला पक्ष जो बनकर आया है, ये महिला महिला नहीं रह गई है, ये एक सिर्फ अपने मकसद अपने मिशन को पूरा करने के लिए आती है कि हमारे यहां पर मौज मस्ती और विलासिता का जीवन जी लें। यदि नहीं तो तू नहीं तो तेरा भाई सही, हम किसी और के साथ चले जाएंगे, यहां से हम एक मोटी राशि ले लेंगे। यहां तक कि लड़की के सास ससुर, लड़की के जो मां बाप हैं वो भी, और यहां तक कि लड़के का जो भाई है ये भी उम्मीद रखने लग जाता है कि शायद इनके घर से एक अच्छा खासा पैसा ले लें 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जैसे उसके घर का स्टैंडर्ड है उसके आधार पर पैसा लेके और फिर वो किसी और के साथ फिर चली जाती है। उन्होंने एक व्यापार का केंद्र बना लिया है। उनके लिए आज प्यार का कोई कीमत नहीं है। आज हमारी कल्चर जो संस्कृति में जो 7 फेरों का बंधन पवित्र माना गया, उसके लिए उसे तार कर दिया गया, उनके बंधनों को ध्वस्त कर दिया गया। क्या हालात हमारे देश में आ लगे। यदि भारतीय संस्कृति का ये अमूल्य यदि हमारे जो है ये घटते जाएंगे, तो हालात और भी बद से बदतर होते जाएंगे। कोई शादी करना पसंद नहीं करेगा, सबको यही हालात देखने को आए। इससे तो अच्छा है कि वो हर चीज के लिए आज संसाधन, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पर्याप्त हो चुकी है कि आज शादी करने की कोई आवश्यकता तक नहीं रहेगी। न जाने आज की इनके परवरिश, इनके मां बाप क्या पहले से ही एक रणनीति बनाकर ये पहले ही मैदान में उतारते हैं। खासकर विशेष इनकी मां और इनकी, यहां तक कि मैं कहूं तो इनकी बहनें, उनकी जीजा है, और इन्होंने ही उनको घर बिगाड़ने का बहुत बड़ा श्रेय दिया है। मैं जब अखबारों में ये हेडलाइंस पढ़ता हूं कि जीजाओं ने, इंस्टा पर पढ़ता हूं जीजाओं ने उनकी सलाह मानने के बाद उसने पर घर पर बैठ गई, जाकर अपने पतियों को धमकी देती है, मैं पियर जाकर बैठ जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारी शकल नहीं देखूंगी। अरे लास्ट मोमेंट में भी जब डाइवोर्स के पेपर पर सिग्नेचर होते हैं तो पति एक बार फिर सोचता है, मगर वो उस समय इतनी बदतमीजी के साथ पेश आती है तो वहां पर देखने वाले समाज के जो लोग होते हैं वो इतनी है दृष्टि से देखते हैं उस आदमी को, क्योंकि कानून उनके साथ नहीं होता, उनका समाज साथ नहीं होता, उनका परिवार साथ नहीं होता, उसे घुट घुट के जिंदगी जीनी पड़ती। बल्कि ये बात याद रखना कि ये पत्नियों के साथ में भी वो हाल होना है, क्योंकि उनकी भी जिंदगी बेदवर होनी है, क्योंकि उन्हें घर घर ही ये हालात होने हैं। ऐसे हालात होते हैं जिनका कोई बुढ़ापे में कोई औचित्य नहीं रह पाता। सिर्फ बातें याद कर करके सिर्फ फूट फूट कर इन्हें रोना ही पड़ता। इससे ज्यादा आप भी बात को समझते होंगे, आज के हालातों को आप लोगों ने भी देखा, तो इस विषय पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए, गौर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच ये मुद्दा, ये जो बिना हमारे गांव गांव तक फैल चुका है, हर एक परिवार का तीसरा घर हम ये मान सकते हैं वो दहेज के अंदर या डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि प्रताड़ना के चक्कर में आज कोर्ट के अंदर तारीखों पर झेल रहा होगा। इन चीजों का विचार आज मेरे अपने जो वकील भाइयों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो इन केसेसों को थोड़ा सा देखें। जब एक लड़का यदि वारिस में अकेला होता है, उसका जो दुरुपयोग करती महिलाएं, उनके बारे में जानिए, समझिए। आप केस लड़िए, लेकिन केस की एक श्रृंखला में लड़िए। एक जरूरी है लड़ना आपके लिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आपका पैसा है, आपका लड़ना जायज है, मगर न्याय भी एक सही दायरे में दिलाए। यही मैं संविधान की उन धाराओं को बनाने वाले विधायिका, लेजिस्लेचर हो, चाहे आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तक ये ज्ञापन ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए, और ताकि इसके ऊपर एक आयोग बने, और पुरुष आयोग, ताकि उनकी समस्याओं को, ताकि वो काउंसलिंग में सुन सके और उन पुरुषों को एक न्याय मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।